हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। जैसे कि हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे थे क्लास 9 के लिए फॉर द फर्स्ट टर्म। ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टर्म। ओके, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का बना हुआ प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। Okay, after completing the portion of economics, we are going to start a new subject, that is civics, and we have already discussed the portion of civics for the first term. There are only two chapters coming from civics, that is chapter 1st and chapter 2nd. That is, first is what? Democracy in the contemporary world, and the second chapter is what is democracy, why we need democracy. Okay, only two chapters coming from civics. Now today we are going to discuss the first chapter, that is democracy in the contemporary world. Okay, so let's start the video. Okay, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है ना, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इट मीन्स व्हाट कि मतलब कि वर्ल्ड में डिफरेंट मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग कंट्री में कैसे डेमोक्रेसी डेवलप हुआ, कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ। मान लो कोई कंट्री डेमोक्रेटिक ना हो स्टार्टिंग से, या तो वो डिक्टेटरशिप हो, या फिर वहाँ पे मोनार्की का रूल चलता हो, या फिर वहाँ पे क्या हो, मिलिट्री चलता हो रूल। तो हो सकता है कि बाद में वो कंट्री क्या बन गया होगा, डेमोक्रेटिक बन गया होगा। अच्छा, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक बन गया होगा तो क्या वो अपना डेमोक्रेसी कंटिन्यू कर पा रहा था कि नहीं। तो हमको इस चैप्टर में ही देखना है कि कैसे अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होता है, और इस्टेब्लिश होने के बाद क्या वो अपना काम कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं। तो हम लोग को इस चैप्टर में ही देखना है। ओके, सबसे पहले ना इसमें हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी इन चिली। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या है, डेमोक्रेसी इन चिली। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि चिली है कहाँ पे। तो एक ऐसा कंट्री है जो हमारे साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो चिली की कहानी कुछ ऐसी है ना, देखो इस चैप्टर को बस आप सुनना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको बस सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस स्टोरी को मतलब इस चैप्टर को बस आप सुन लोगे ना अच्छे से, तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। ओके, नाउ तो क्या होता है ना कि 1970 में ना इलेक्शन होते हैं चिली में, और जब इलेक्शन होते हैं तो लोग वोट करते हैं, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब इलेक्शन में वोट होता है, इलेक्शन जब ख़त्म होता है ना, तो एक बंदा जिसका नाम था क्या, मतलब एक आदमी थे जिनका नाम क्या था, साल्वाडोर अलेंदे, ये बनते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। ये आदमी बनते हैं साल्वाडोर अलेंदे, ये वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। चूँकि इनको कौन चुना था, इनको वहाँ के लोग चुने थे, तो इनको कुछ ना कुछ काम तो लोगों के लिए करना ही था, और एक्चुअली में लोगों के लिए काम करते भी हैं। जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा पॉलिसीज़ लाते हैं, बहुत सारे स्टेप लेते हैं। किस लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर पीपल एंड द वर्कर, कि कैसे वहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो वर्कर लोग हैं अपना लाइफ स्टाइल काफ़ी इम्प्रूव कर सके। तो चूँकि इनको जिताने वाले कौन थे, वहाँ के लोग थे, तो इनको वहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही था, और ये किए भी। जैसे कि क्या किए, इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाया। मतलब इनका ये था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास एजुकेशन पहुँच सके, तो इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाया। बच्चों के लिए मिल्क अवेलेबल करवाया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सके, मतलब उनको मिल्क मिल पाए, तो ये भी काम उन्होंने किया। दूसरा, एक और काम उन्होंने क्या किया कि जितने भी मतलब कि लैंडलेस फार्मर या लैंडलेस वर्कर थे ना, उनको लैंड प्रोवाइड किया कि भाई तुम कल्टीवेट करो, तुम प्रोडक्शन करो और अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करो। ओके, तो ये सब उन्होंने काम बहुत अच्छे से किया था। अच्छा, जब भी कभी अच्छा काम करोगे ना, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नज़र में तुम खटकोगे कि यार ये बंदा इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है, नहीं कुछ तो गलत है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। जब भी आप लगातार अच्छा काम करोगे ना, तो कुछ लोगों की नज़र में तुम ज़रूर खटकोगे। एग्जाम्पल, आप सभी ने सोनू सूद का नाम तो सुना होगा ना, जो फेमस एक्टर हैं, जो जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, और अभी भी तो वो लगातार लोगों की मदद ही कर रहे हैं ना। पता नहीं पिछले लॉकडाउन में कितने लोगों को उन्होंने मदद की थी, कितने लोगों का उन्होंने मतलब हेल्प किया था। आज क्या हुआ उनके साथ, मतलब CBI का रेड पड़ गया उनके घर पे। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लगा कि भाई इतना पॉपुलर कैसे है, लोग हमसे नहीं हेल्प मांग रहे, इससे हेल्प मांग रहे, लोगों को इतना हेल्प थोड़ी करना चाहिए, ये पागल की तरह इतना हेल्प कर रहा है। तो गवर्नमेंट को बर्दाश्त हुआ नहीं कि भाई इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है, तो उनके ऊपर रेड मारा गया कि इतना पैसा ला कहाँ से रहा है, आखिर इतना लोगों को हेल्प कर रहा है, इतना पैसा ला कहाँ से रहा है। कुछ टाइम पहले ही की न्यूज़ है, सोनू सूद का घर पे रेड पड़ गया कि इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है। तो गवर्नमेंट की नज़र में खटक गए वो, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, गवर्नमेंट से बर्दाश्त हुआ नहीं तो रेड पड़ गया। अब रेड पड़ गया तो ऐसा कुछ तो निकला नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को क्या था कि लोग हमसे नहीं मदद मांग रहे, सोनू सूद से मदद मांग रहे, इतना अच्छा काम कर रहा है ये, तो गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ, है कि नहीं। और गवर्नमेंट सबका हेल्प तो कर नहीं सकती थी, तो ऑब्वियसली बात है ना। तो उन्होंने क्या किया, यार चलो इसको कुछ ना कुछ मतलब इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो CBI का रेड पड़ गया सोनू सूद के घर पे। तो सेम यहाँ पे हुआ, ये भी क्या थे ना, ये भी बहुत अच्छे आदमी थे, लोगों का बहुत हेल्प करते थे। तो भाई अब इतना हेल्प करोगे तो लोगों के नज़र में तुम खटकोगे, है कि नहीं। यहाँ भी सेम हुआ। अच्छा, ये एक काम और कर रहे थे, ये फॉरेन कंपनीज के भी अगेंस्ट में थे। क्यों अगेंस्ट में थे? क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज थी ना, वो यहाँ से इनके कंट्री से नेचुरल रिसोर्स जैसे कॉपर को लेके अपने कंट्री लेके चल जाते थे, तो उस फॉरेन कंपनी के भी अगेंस्ट में थे। अब इतना अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में भी लोग होंगे। तो यहाँ पे वही हुआ कि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो ज़मीन के मालिक थे, जो चर्च के लोग थे, जो रिच पीपल थे, इनके अगेंस्ट हो गए कि यार नहीं, इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है, इतना अच्छा इतना लोगों को मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों का मदद करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, लोगों को दबा कर रखना चाहिए। ओके, तो इनके अच्छे कामों की वजह से ना लोग इनको ज़्यादा हेट करने लगे, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी जो इनको काफ़ी हेट करती थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग का इतना मदद ही कैसे कर रहा है कि नहीं। तो कभी भी अगर आप अच्छा काम करोगे ना, तो कुछ लोग के नज़र में आप ज़रूर खटकोगे कि यार ऐसा अच्छा काम कैसे कर सकता है। सेम यहाँ हो रहा है, जो मैंने बताया ना, सेम पॉइंट आई हैव रिटन हियर। लेट डिस्कस ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, चिली, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट चिली एक ऐसा कंट्री है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नेक्स्ट, इन द इलेक्शन ऑफ 1970 सैल्वाडोर अलेंदे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ चिली। मतलब 1970 में इलेक्शन होता है और सैल्वाडोर अलेंदे क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट बनने के बाद थर्ड पॉइंट, he had taken several policy decisions to help the poor and workers, including educational reforms, free milk for the children and distribution of land to the landless farmer। मतलब जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वहाँ के पुअर लोगों को हेल्प करते हैं, वहाँ के वर्कर्स को हेल्प करते हैं, बच्चों के लिए मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, लैंडलेस वर्कर को लैंड देते हैं। ओके, नेक्स्ट, he was opposed to foreign companies taking away natural resource like copper from the country। मतलब वो फॉरेन कंपनी के आगे भी अगेंस्ट में थे, क्योंकि फॉरेन कंपनी इन्हीं के कंट्री से नेचुरल रिसोर्स जैसे कॉपर को लेके अपने कंट्री में जा रही थी, तो इनका कंट्री का खजाना क्या हो रहा था, खाली हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, द लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसी। मतलब जितने बड़े लोग थे ना, लैंडलॉर्ड्स थे, रिच पीपल थे और जो चर्च के लोग थे, इनके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो बाकी कंट्री से बाकी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए सब इनके अपोज हो गए थे। इनके इसके अलावा एक और पॉइंट है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या हो रहे थे, इनके अगेंस्ट हो रही थी। अच्छा, जब इतना लोग इनके अगेंस्ट थे तो क्या ये अपना डेमोक्रेटिक कंट्री रूल कर पा रहे थे क्या? क्योंकि अभी तो क्या है, अभी चिली में क्या है, डेमोक्रेसी है। क्यों? यहाँ पे इलेक्शन हुआ, यहाँ के प्रेसिडेंट को लोगों ने चुना, तो अभी तो चिली क्या है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो क्या ये डेमोक्रेसी आगे कंटिन्यू हो पाया क्या, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्या चिली अपना डेमोक्रेटिक रूल आगे काम कर पाता है कि नहीं। ओके, नाउ तो हुआ क्या चिली में प्रॉपर इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो अभी चिली क्या है, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलो, लेकिन ये डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, तो बाकी लोगों को पसंद नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। तो होता है क्या, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिलिट्री coup ऑफ 1973। देखो हुआ क्या था, एकदम सिंपल सा स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। हुआ क्या था कि एक सुबह की बात है, 11 सितंबर 1973, ठीक है। 11 सितंबर 1973 को क्या हुआ कि जो मिलिट्री थी ना चिली की, वो सीपोर्ट को अपने अंडर में ले लेती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हुआ उस टाइम
कि जब चिली के डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं ना, वहाँ उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, मिलिट्री यहीं नहीं रुकती है, वो जाती है प्रेसिडेंट के हाउस, उनसे बोलती है कि भैया बहुत जनता सेवा हो गया, आपने बहुत लोगों को हेल्प कर दिया, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब आप रिज़ाइन दे दो। ठीक है, तो मिलिट्री वाले उनसे रिज़ाइन के लिए बोलते हैं, बट एलेंदे क्या करते हैं, उनको रिफ्यूज़ करते हैं। एलेंदे मना कर देते हैं कि नहीं, मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। चलो, अब एलेंदे मना करते हैं ना, लेकिन मना करने के साथ ही उनको ये रियलाइज़ होता है, क्या रियलाइज़ होता है कि जो मेरा कंट्री है ना और जो मेरा लाइफ है, दोनों डेंजर में है, क्योंकि कभी भी मेरा लाइफ ख़त्म हो सकता है और मेरा कंट्री का डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो सकता है। इस बात का उनको रियलाइज़ हो चुका था। तो उसी टाइम क्या करते हैं ना, वो लोगों को एड्रेस करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, मतलब लोगों के साथ मतलब अपना एक स्पीच देते हैं रेडियो पे। उस स्पीच में वो कहते हैं ना कि मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंट्री चिली वो हमेशा ऐसा ही प्रोग्रेस करते रहे और यहाँ के लोगों को इतना आज़ादी हो कि वो अपना एक बेहतर सोसाइटी बना सके। यहाँ के वर्कर्स में उनको बहुत विश्वास है और बोलते हैं कि हो सके तो ये मेरा लास्ट स्पीच है, क्योंकि इसके बाद मैं शायद रहूँ ना, मेरा लाइफ ना बचे, तो मेरा सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाना चाहिए। जो भी ये लोग हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं ना, या जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको मतलब कि फ्यूचर में उनको सज़ा मिलना चाहिए, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ मतलब अपने लास्ट स्पीच में बोलते हैं, लोगों से वो बात करते हैं रेडियो पे और बोलते हैं कि मेरा जो लाइफ वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के लोगों को आप दो सज़ा। ठीक है, और ऐसा ही करते करते क्या होता है कि फिर मिलिट्री चारों तरफ से प्रेसिडेंट हाउस को घेर लेती है। घेरने के बाद बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर देती है और इसी बॉम्बार्डिंग में जो एलेंदे हैं वो क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं। अच्छा, जब वो मर जाते हैं तो इसी के बाद क्या होता है ना कि 11 सितंबर 1973 को क्या होता है, मिलिट्री कुप टुक प्लेस इन चिली। मिलिट्री कुप क्या होता है, देखो कुप है ना कि मतलब एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी गवर्नमेंट को उठा के ना वहाँ से फेंक देता है इलीगल तरीके से। कुप एक ऐसा ग्रुप होता है ना जिसमें क्या होता है ना कि वो गवर्नमेंट को उठा के फेंक देती है, वहाँ के जो गवर्नमेंट वहाँ पे चलती रहती है ना, उस गवर्नमेंट को उठा के फेंक देती है इलीगल तरीके से और अपना क्या होता है मिलिट्री कुप इस्टेब्लिश कर देती है। तो कुप किसका था, मिलिट्री का था, इसलिए क्या हो गया ना, इसको नाम क्या दिया गया, मिलिट्री कुप। तो जैसे ही एलेंदे का डेथ होता है ना, एलेंदे के डेथ होने के बाद क्या होता है कि मिलिट्री कुप टुक प्लेस इन चिली ऑन 11 सितंबर 1973। मतलब वो प्रेसिडेंट ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ पूरा डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया, लोग का राइट्स ख़त्म हो गया, लोग का वोट का अधिकार सब कुछ ख़त्म हो गया। जब डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो गया तो लोगों का अधिकार कहाँ से। ठीक, मिलिट्री कुप टुक प्लेस इन चिली ऑन 11 सितंबर 1973। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल था, मतलब कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी, लोग द्वारा चुन के आई थी, उसको उठा के वहाँ से फेंक दिया जाता है, मतलब कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू, मतलब इलीगल तरीके से वहाँ उससे उठा के उसको फेंक दिया जाता है और एक मिलिट्री कुप स्टैब्लिश हो जाता है चिली में। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मिलिट्री कुप ऑफ 1973 क्या था कि फर्स्ट पॉइंट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट। मतलब 11 सितंबर 1973 के अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है ना कि जो मिलिट्री है वो सी पोर्ट को अपने कब्जे में ले लेती है। सेकेंड पॉइंट, द डिफेंस मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस। जब वो डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो क्या होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन बट ही रिफ्यूज़। मतलब होता है क्या है कि मिलिट्री के कमांडर है वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप रिज़ाइन दे दो, बहुत भलाई का काम हो गया, आप रिज़ाइन दे दो, बट वो मना कर देते हैं। जब मना कर देते तो क्या होता है कि मिलिट्री क्या करती है कि चारों तरफ से उनके घर को घेर लेती है और बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर देती है। बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर देती है तो उस बॉम्बार्डिंग में क्या होता है, एलेंदे का डेथ हो जाता है। और जैसे ही एलेंदे का डेथ होता है तो क्या होता है, मिलिट्री कुप टेक प्लेस इन चिली ऑन 11 सितंबर 1973। ओके, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चिली में मिलिट्री कुप इस्टेब्लिश हो चुका था, सारा का सारा पावर उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था। ओके, अब जब मिलिट्री कुप इस्टेब्लिश हो ही गया था तो उसको लीड करने वाला एक आदमी का ज़रूरत था। तो एक आदमी थे जिनका नाम था जनरल ऑगस्टो पिनोशे।
ये क्या करते हैं ना, उस आर्मी के जनरल थे और यही आदमी क्या करते हैं ना, इस कूप को लीड करते हैं। लीड करते करते क्या होता है ना कि यही बाद में जाके उस कंट्री चिली के क्या होते हैं ना, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं और नेक्स्ट 17 ईयर्स तक क्या करते हैं, ये रूल करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। यही जाके 17 ईयर्स तक रूल करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे पता है क्या हुआ कि यहाँ पे वो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड बाय द पीपल थी, मतलब वो गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा बनाई गई थी, उसको उठा के वहाँ से फेंक दिया गया और सारा का सारा पावर कहाँ शिफ्ट हो गया, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में शिफ्ट हो गया। अब सारा पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में शिफ्ट हो गया ना, तो जैसे मन चाहे वैसे काम करती थी, उनका जो मन होगा वो काम करती थी। ना उनको कोई बोलने वाला था, ना कोई इनसे क्वेश्चन करने वाला था, उनको रोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। और इसी तरीके से क्या हो गया ना कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो जाता है चिली में। अब वो काम कैसे करती है, अब वो काम इस तरीके से करते हैं, वो लोगों को बहुत टॉर्चर करती है, बहुत लोगों को मारती है। स्पेशली वो उस लोगों को टॉर्चर करते थे जो अलेंदे के सपोर्टर्स थे, या फिर ये वो लोग को टॉर्चर करते थे जो चाहते थे कि फिर से डेमोक्रेसी आ जाए इस कंट्री में। तो वो लोग को बहुत टॉर्चर करते थे। सिर्फ आम आदमी को ये लोग टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि कुछ ऑफिसर्स को भी इन्होंने बहुत टॉर्चर किया था। एक चिली एयरफोर्स के ऑफिसर थे जिनका नाम था एल्बर्टो बैस्ले। इनको और इनके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स को टॉर्चर किया गया। ऑफिसर्स को क्यों टॉर्चर किया गया, क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था मिलिट्री कुप को ज्वाइन करने का। अब ये लोग जब मिलिट्री कुप को ज्वाइन नहीं किए तो इनको बहुत टॉर्चर किया गया था। ये लोग यही नहीं रुके, एल्बर्टो बैस्ले की वाइफ और उनकी बेटी को उठा के जेल में रख दिया गया था और जेल में उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि मतलब आप उनको बोलो कि मेरा मिलिट्री कुप ज्वाइन करें। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था। काफ़ी लोग मारे भी गए थे, मोर दैन 3000 पीपल, 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, मतलब उन लोगों ने मार दिए थे। और बहुत लोग तो ऐसे थे जिनका कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब हुए। बहुत लोग ऐसे थे जिनका कोई खोज खबर नहीं था। तो इस तरीके से मिलिट्री कुप काम करती थी, लोगों को टॉर्चर करना, मारना, पीटना, ये लोग यही काम करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि मिलिट्री कुप कैसे काम करती थी, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर दैट जनरल ऑगस्टो पिनोशे, क्या ये आर्मी जनरल थे, यही उस कूप को लीड करते थे और बाद में यही प्रेसिडेंट बनते हैं, 17 साल तक रूल करते हैं। ओके, लेकिन जब रूल करते हैं तो ये क्या करते हैं ना, पिनोशे गवर्नमेंट बहुत टॉर्चर करती है, बहुत सारे लोगों को मारती है, अपने कंट्री के लोगों को मारती है। खासकर ये उस लोगों को मारती है जो अलेंदे के सपोर्टर्स थे, या फिर वो लोगों को मारती है जो चाहते थे कि फिर से इस कंट्री में डेमोक्रेसी आ जाए। सिर्फ आम लोगों को नहीं, ये ऑफिसर्स को भी मारती थी, जो कि एल्बर्टो बैस्ले थे। कौन थे, चिलियन एयरफोर्स के जनरल थे, इनको भी बहुत टॉर्चर किया गया। इनके साथ बहुत सारे ऑफिसर को टॉर्चर किया गया क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया गया था। इनकी वाइफ, बैस्ले की वाइफ और डॉटर को जेल में उठा कर रख दिया गया, फिर उनको भी टॉर्चर किया गया। 3000 से ज़्यादा लोग को मार दिया गया। तो ये लोग सिर्फ यही काम ही कर रहे थे, मारना, टॉर्चर करना, यही सब इनका काम था। क्योंकि क्या हो चुका था, अब चिली में मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो चुका था। अब वो लोग अपने मर्जी के मालिक थे, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे वो, और वैसा कर रहे थे वो लोग, उनको लोगों का कोई फिक्र नहीं था। तो इस तरीके से वो लोग काम करते थे। ओके, जैसा कि हमने देखा था कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो चुका था चिली में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे चिली में डेमोक्रेसी वापस आता है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि पिनोशे 17 साल से उस कंट्री में रूल कर रहा था। तो रूल करते करते ये बंदा हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। उसने सोचा कि चलो एक रेफरेंडम करवाते हैं। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम क्या होता है, तो रेफरेंडम होता है एक डायरेक्ट वोट, जिसमें आपको किसी चीज़ को लेकर ना या तो एक्सेप्ट करना होता है या तो रिजेक्ट करना होता है। मतलब आपको या तो यस बोलना होता है या तो नो बोलना होता है। तो 1988 में इसने स्टार्ट करवाया, इसने बोला कि चलो करवाते हैं रेफरेंडम, क्योंकि इसको तो कॉन्फिडेंस था कि सारा आदमी तो हाँ ही बोलेगा, मेरे अगेंस्ट कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन लोग अपना बदला भूले नहीं थे। जो 17 साल से इसने टॉर्चर किया था वहाँ के लोगों को, वो लोग भूले नहीं थे। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि एक लाइन से नो 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 नो, मतलब एक पीपल जब वोट करते हैं तो क्या होता है, डेसिसिव नो आता है पिनोशे को। अब इतना ज़्यादा नो आता है ना, तो यही सबसे पहला झटका था पिनोशे को। क्या झटका था, सबसे पहले वो अपना
पॉलिटिकल पावर खोता है, उसके बाद उससे मिलिट्री पावर भी उसके हाथ से चली जाती है। और इसी के साथ क्या होता है ना कि जो मिलिट्री का डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म होता है, क्योंकि सारे लोगों ने क्या कर दिया था, ना कर दिया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, पिनोशे अपना पॉलिटिकल पावर खोता है, उसके बाद से मिलिट्री का पावर भी उसके हाथ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है, मतलब डेमोक्रेसी फिर से आती है। किस में, चिली में। क्यों आती है, क्योंकि जो मिलिट्री का डिक्टेटरशिप था वो तो ख़त्म हो गया, अब वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाती है। अब जब डेमोक्रेसी वापस आ जाती है तो चिली क्या करवाती है ना, इलेक्शन करवाती है। तो 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शन होता है और उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। तो जब चिली में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है ना, तो वो क्या करवाती है ना, वो ऑर्डर देती है कि जो पिनोशे गवर्नमेंट है ना उसके ऊपर इंक्वायरी करो कि कैसे काम करता था, क्या काम करता था। और जब इंक्वायरी ख़त्म होती है, जब इसका रिपोर्ट आता है, तो इस रिपोर्ट में मेंशन था कि जो पिनोशे गवर्नमेंट थी ना वो ना ही सिर्फ ब्रूटल थी बल्कि करप्ट भी थी। मतलब क्या था, उसमें बहुत घुसखोरी था, पूरा का पूरा गवर्नमेंट क्या था, करप्ट था और ब्रूटल था, वो इस रिपोर्ट में दिखता था। तो इसके साथ क्या होता है कि पूरा आर्मी का जो गवर्नमेंट का जो रूल था, मिलिट्री का रूल सारा ख़त्म हो जाता है और डेमोक्रेसी फिर से आ जाता है। ओके, इलेक्शन होने के बाद। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उसमें चिली का जो एयर फोर्स का एक जनरल थे जिनका नाम था ये बैचले। तो बैचले की जो वाइफ थी और जो बेटी थी ना उनको जो जेल में रख दिया गया था, बहुत टॉर्चर किया गया था। तो जो उनकी बेटी थी ना मिशेल बैचले, यही बनती है क्या, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। ठीक है, और ये जब इलेक्शन लड़ती है ना तो चिली के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन को ये हराती हैं और हराने के साथ क्या बनती है, प्रेसिडेंट बनती है चिली की। तो मिशेल बैचले क्या बनती है, प्रेसिडेंट बनती है चिली की जनवरी 2006 में। किसको हराने के बाद, तो एक मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे चिली के, उनको हराने के बाद ये क्या बनती है, मिशेल बैचले प्रेसिडेंट बनती है चिली की। ठीक है, और जब बनती है ना तो बनने के बाद इनका एक स्टेटमेंट था, ये कहती है ना कि जब इस कंट्री में टॉर्चर हो रहा था ना तो मैं भी उस टॉर्चर की एक विक्टिम थी और मैंने अपने आप को सर्वाइव किया था क्योंकि मुझे इस हेटर्स को जवाब देना था। इनका लास्ट स्टेटमेंट, मतलब जब ये जीतती है ना तो इनका स्टेटमेंट यही कहलाता है कि जब इस कंट्री में टॉर्चर हो रहा था ना तो मैं भी उसमें से एक विक्टिम थी और मुझे अपने आप को क्या करना था, सही रखना था, क्योंकि मुझे इन हेटर से बदला लेना था। ओके, और जैसे ही मिशेल बैचले प्रेसिडेंट बनती है ना तो कहीं ना कहीं एलेंदे का जो बात था ना कहा हुआ वो याद आता है। क्या उन्होंने कहा था कि मेरा सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो लोग ना मतलब मेरे कंट्री को डेमोक्रेटिक से नॉन डेमोक्रेटिक बना रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जैसे ही मिशेल बैचले प्रेसिडेंट बनती है ना, आर्मी रूल तो ऐसा ही ख़त्म हो गया, तो वो लोग का सज़ा तो मिल ही गया। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि चिली में वापस से डेमोक्रेसी आती है, वापस से इलेक्शन होते हैं और फिर से क्या होता है कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिशमेंट हुआ था चिली में वो ख़त्म हो गया था, पूरी तरीके से मिलिट्री रूल ख़त्म हो गया था और डेमोक्रेटिक आ चुका था। तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ था कि चिली में वापस से डेमोक्रेसी आया था। चिली के बारे में क्या देखा कि स्टार्टिंग में चिली एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, एक प्रेसिडेंट थे जो कि बहुत अच्छा काम करते लोगों के द्वारा, लेकिन बहुत सारे लोग उनको हेट करते थे। तो वहाँ से क्या हुआ कि उनको भगा दिया गया, मार दिया गया। फिर मिलिट्री को पाती है, फिर चिली में क्या होता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप लगता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है उसका। फिर वहाँ से वो टॉर्चर करती है, लोगों को बहुत मारती है, बहुत पीटती है, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में चला जाता है। उसके बाद 17-18 साल तक ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से वापस से क्या होता है कि आर्मी रूल उस कंट्री से हट के वापस से उस कंट्री में क्या आता है, डेमोक्रेसी आने लगता है, वापस से उस कंट्री में डेमोक्रेसी आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से था चिली के बारे में पढ़ना हम लोगों को। ओके, आई होप ये वाला पार्ट जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, बट इसके बावजूद इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर ऑल डाउट। ओके, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।